चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के यूनिट 5 को देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं। 18 मार्क्स में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें से, जिसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस यूनिट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि भारत में 1991 में, यानी भारत में 1991 में प्रारंभ की गई आर्थिक उदारीकरण नीति जो है, जो इकोनॉमिक लिबरल नीति अपनाई थी भारत ने, उसका रचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है गाइस कि भारत में स्वतंत्रता के बाद, लिबरल होने के बाद, भारत ने फ्रीडम के बाद नीति निर्माण में यानी पॉलिसी बनाने में विचारधारात्मक परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। दिस टॉपिक इज़ रियली नाइस। इस यूनिट का नेम ही है गाइस की विचारधारा और नीति, भारत की आइडियोलॉजी और पॉलिसी के बारे में, जिसमें नेहरूवादी विचारधारा, जिसमें अर्थव्यवस्था में उन्होंने आधारवादी विकासवादी नीति को अपनाया था। जैसे लाइक हम जानते हैं गाइस, नेहरू जी ने अपने काल में, शासन काल में, कांग्रेस के जो के अंतर्गत उन्होंने भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री रहे हमारे देश में कई वर्षों तक, 15 साल तक इनका कांग्रेस का शासन चला है, जैसा हम जानते हैं स्टार्टिंग से। तो उनका जो है नीति में ऑफ कोर्स बहुत ही पोलाइट और समाजवादी विचारधारा के ऊपर उनका झुकाव था, नेहरू जी का, जो कि देश में, हमारे भारत में गरीबी हटाने के पक्ष में थे। साथ ही यहाँ पर बेरोजगारी, जो भी कमियाँ थी भारत के अंतर्गत, हम जानते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उस स्थिति को परिवर्तन करने के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने समाजवादी नीति को अपनाया, क्योंकि उस समय हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर का, शीत युद्ध का समय था, कोल्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके अंतर्गत समाजवादी जो देश सोवियत संघ है उसके प्रति हमारे प्रधानमंत्री का झुकाव था, क्योंकि वो समाजवादी नीति को अपनाता था। तो इसी प्रकार हम गाइस अपना प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं कि विचारधारा जो होती है, आइडियोलॉजी, वो किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट में राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का प्रतीक होता है ना। हर एक पार्टीज़ का जो होता है अपने अपने विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, जो इनका लोक नीति के निर्माण में उसका प्रभाव देखा जा सकता है ना। जिस भी पार्टी का शासन चलता है तो वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लोगों के हित के लिए नीति बनाता है। क्योंकि विचारधारा का तात्पर्य क्या है? किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विचारों, उनके थॉट्स, सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स अथवा विश्वासों का प्रतीक होती है, जो कि स्पष्ट करती है कि समाज को कैसे कार्य करना चाहिए, समाज में कैसे कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए। विचारधारा एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ राजनीतिक सांस्कृतिक ढांचा भी प्रस्तुत करती है। जैसे लाइक हम जानते हैं विचारधारा में विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, नीतियाँ, प्रिंसिपल होते हैं उनके, तो वो एक तरीके से फिक्स्ड सोशल मैनेजमेंट करने के लिए पॉलिटिक्स और कल्चर बैकग्राउंड को भी वो प्रस्तुत करती है, और यह लोक नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज व राज्य की बढ़ती जटिलता हम देख सकते हैं। समाज में स्टेट की जो भूमिका बढ़ रही है या उसमें परिवर्तन जो हो रहा है, उसमें सार्वजनिक नीति लोकतांत्रिक सरकार का एक महत्वपूर्ण घटक है ना। सार्वजनिक नीति यानी लोक नीति होती है गाइस, जो कि लोकतांत्रिक सरकार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोक नीति जो है, पब्लिक पॉलिसी, वास्तव में ऐसे कार्य हैं जो कि सरकार के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित किए जाते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि सरकार के अपने एम होते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो लोक नीति बनाते हैं, जिससे लोगों का भला हो सके। यह कहा जा सकता है कि लोगों के लिए व्यापक प्रभाव वाली, यानी जो ऐसी एक्टिविटी, सरकार की प्रभाव वाली कोई भी सरकारी गतिविधि जो लोगों के ऊपर इफेक्ट करती है, तो वही लोक नीति कहलाती है। प्रत्येक सरकार लोगों तक सामान एवं सेवाएं पहुंचाने में विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नीतियों का प्रतिपादन करती है ना। हर एक गवर्नमेंट जो होती है लोगों तक अपनी सेवाएं या कोई सामान, लाइक अनाज वगैरह भी जो प्रोवाइड करती है हमें सरकार, तो वो, या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो उसके एम होते हैं, लक्ष्य होते हैं, विभिन्न उद्देश्य के लिए प्रतिपादन करती है, जिससे लोगों का विकास होगा। ऐसी नीतियों की आयु बहुत लंबी होती है, यानी जो सरकार प्रोवाइड कर रही है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और सरकार के बदलने पर भी, यानी कि कोई राजनीतिक दल बदल भी जाता है, दूसरे पार्टी आ जाती है, तब भी वो नीतियाँ बदलती नहीं है, क्योंकि लोगों की डिमांड पर ही नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो लोग नहीं बदलते ना,
सरकार बदलती है, तभी जो लोगों के हित के लिए जो नीतियाँ होती हैं वो चलती रहती हैं। भारत के समक्ष स्वतंत्रता के समय हम देख सकते हैं कौन कौन सी चुनौतियों का समय था। भारत में लोक नीति के द्वारा किसी भी राष्ट्र की वर्तमान जो प्रेजेंट सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा, है ना। हम समाज में लोक नीति के द्वारा सोशल और पॉलिटिक्स रियलिटी को देखते हैं। 1947 में भी भारत के स्वतंत्रता के समय विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक था। जैसे लाइक हम जानते हैं गाइस, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश राज के समय ब्रिटिशर्स ने भारत को बहुत ज़्यादा लूटा। उनकी हर एक जो भी महत्ता थी, भारत की जितनी धन दौलत था, सबको उन्होंने अपने देश में पहुँचा लिया, जिससे भारत एक गरीब देश हो गया। और गरीबी थी भारत में, कृषि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, औद्योगिक फैक्ट्रीज भी इतना ज़्यादा पिछड़ापन था भारत में स्वतंत्रता के समय, और पूंजी की कमी थी, पैसे की कमी थी भारत में। टेक्निक्स के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नई स्वतंत्र एक न्यू भारतीय गणराज्य की महान आशा और आकांक्षा थी कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे भारत की ये सभी कमियों को दूर करें। सामाजिक आर्थिक विकास और राष्ट्र के निर्माण के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं ने यानी पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे देश के, उन्होंने विकास के विभिन्न प्रतिरूपों को अपनाया। जैसा कि हम पिछले वीडियो में गाइस पढ़ चुके हैं प्रतिरूप पॉलिसी बनाने के मॉडल्स को, जिनसे हम प्रयोग करके आज भारत एक विकासशील, जिन्हीं प्रतिरूपों को प्रयोग करके हम एक विकासशील डेवलपिंग कंट्री एंड आत्मनिर्भर बनने के कगार पर आ चुका है भारत। अब वर्तमान हम देख सकते हैं ना, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, तो जिससे हम विकासशील देश कहलाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं गाइस इस क्वेश्चन का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब हम किसी भी क्वेश्चन में अपने इंट्रोडक्शन के बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखते हैं तो इट विल गिव अस वेरी नाइस मार्क्स। यह व्यापक रूप में माना जाता है कि 1928 और 1933 के मध्य, ये जो 5 साल का समय था, तो सोवियत संघ में ना पहली योजना, पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी, जो कि समाजवाद पर आधारित थी, ऐसा हम जानते हैं। तो उन्होंने समाजवाद के ऊपर जो आधारित थी, पूंजीवादी विश्व में पूंजीवादी विचार था, महामंदी के संकट के ठीक विपरीत था। ये पूंजीवाद के विपरीत तो ये होता है समाजवाद। पूरे विश्व की योजना की सफलता ने पूंजीवादी विश्व में जो है सचेत कर दिया है, और उसकी सफलता ने जो समाजवाद की जो सफलता हुई थी 5 साल के इन पूंजीवादी में, उसने ठीक विपरीत सोवियत संघ ने काफ़ी कुछ डेवलप करा, अपने लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड कराया उसने समाजवाद के थ्रू। तो उससे सफलता ने कई गैर समाजवादी लाइक भारत भी जो समाजवाद को नहीं अपनाया था, देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए एक गंभीर उपाय के रूप में और नियोजित राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास के लिए प्रेरित किया। यानी उसने सबको अपने तरफ इंस्पायर करने की कोशिश की समाजवाद ने, जैसे कि भारत में भी हमारे नेहरू जी उनसे प्रभावित हुए थे समाजवादी थॉट से। और इस पृष्ठभूमि में भारत में नियोजन को यानी प्लानिंग को एक आर्थिक अभ्यास के रूप में भी माना जाता था। यानी हम जानते हैं ना कि नियोजन के अकॉर्डिंग ही योजना जो बनती है वो नियोजन के प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनती है, जो कि राष्ट्र की स्थिरता को बनाए रखने में सहायता कर सकता था। यद्यपि 1934 में एम विश्वेश्वरैया नाम के एक विचारक है गाइस, उन्होंने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक रिपोर्ट के साथ उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, जिसके साथ नियोजन का विचार उन्होंने भारत में दिया कि हाँ, भारत को भी नियोजन प्लानिंग के थ्रू अपने देश में विकास करना चाहिए। लोगों को नीतियों के द्वारा ही सामान, सेवा, वस्तु प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे भारतीय विचार में राष्ट्रवादी आर्थिक विचार के केंद्र के रूप में भी भारत उभरा, जिसे हम अग्रणी प्रयास के रूप में दावा किया जाता है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, हमारी नेशनल कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति। और 1944 में भारतीय पूंजीपतियों की बॉम्बे योजना भी की गई थी, जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने औद्योगिक पर भी बल दिया कि माध्यम से बात की जाती है कि किस प्रकार भारत में उद्योगों का विकास कर देश का विकास करें, यानी उद्योगों के विकास पर भी बात की गई थी बॉम्बे वाली मीटिंग में। मुख्य तंत्र के रूप में नियोजन के साथ विकास, जो हम प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, वो राज्य के नेतृत्व वाले आर्थिक प्रतिरूप को चुनना अचानक निर्णय नहीं था, अर्थात ये सडनली तो नहीं आया था। देश में पहले से इसके ऊपर वार्तालाप चल रहा था हमारे नेताओं के बीच, राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच, कि किस प्रकार हमारे वास्तव में राजनीति को मजबूत किया जाए। और पूंजीवाद निकायों द्वारा सूचित सिद्धांतों को विचार विमर्श की तार्किक परिणति थी, यानी रीजनेबल थॉट थी, जो कि औपनिवेशिक शासन के पिछले 2 दशकों के भीतर विकसित हुई, जब हमारा देश औपनिवेशिक काल में ही था। नेहरू जी ने समाज के वर्तमान और आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन करने, यानी एक तरीके से उनमें चेंजेस करने के लिए और घोर असमानताओं को दूर करने के लिए नियोजन और भारी औद्योगिक सहित समाजवादी साधनों में पर्याप्त रुचि दिखाई। उन्होंने समाजवादी में अपना इंटरेस्ट दिखाया कि समाजवाद के द्वारा ही मैं अपने भारत में चेंजेस कर सकता हूँ और लोगों को न्याय दिला सकता हूँ। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जिस विकास
विकास पंथ को अपनाया, यानी डेवलपमेंट के जो मार्ग को अपनाया था, उसकी अवधारणा कभी भी सीधे सीधे उपाय से नहीं की जा सकती। यानी डायरेक्टली भारत ने पूरा हम जानते समाजवाद को ही नहीं अपनाया, भारत ने समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को अपनाया। अर्थात भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसके अंतर्गत दोनों ही थॉट, समाजवादी और पूंजीवादी, दोनों के अच्छे अच्छे थॉट्स को भारत ने सम्मिलित करा है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहलाता है गाइस। और तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना ने भी समाज के समाजवादी प्रतिमान की नींव रखी है। अर्थात हम सभी जानते हैं भारत के हमारे प्रेमबल में समाजवादी वर्ड लिया गया है, ताकि समाज में समानता को स्थापित किया जा सके, जिसमें राज्य सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेगा। नहीं, राज्य ही लोगों को समाजवाद का वो भरोसा दिलाता है और समाजवाद की भूमिका में, निर्माण में या उसको एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा अपने पार्टिसिपेट करता है। राज्य ही तो लोगों को समान या न्याय दिलाकर उन्हें समानता का अनुभव कराता है। तो राज्य के नीति सिद्धांत भी हम जानते हैं, जैसे संविधान का भाग है 4 इस बात पर बल देता है कि भारतीय राजनीति का लक्ष्य है बेलगाम हस्तक्षेप नहीं है। यानी बेमतलब में हमारा राज्य तो हस्तक्षेप नहीं करता किसी के कार्य में। अगर मतलब होगा, अगर वो समाज के समानता वाले सिद्धांत को आहित करता होगा, तभी राज्य हस्तक्षेप करेगा। बल्कि एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट है हमारा राज्य, हम जानते हैं, जहाँ राज्य एक सकारात्मक कर्तव्य निभाता है, एक अपना पॉजिटिव ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए अपने नागरिकों को राष्ट्र की एकता, सिविल्स को राष्ट्र की एकता और अखंडता के अनुरूप में व्यक्ति गरिमा के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करता है। जैसे लाइक हम सभी जानते हैं, भारत में सामाजिक तौर पे तो व्यक्तियों को न्याय मिल चुका है और आर्थिक न्याय की अभी भी कार्य किए जा रहे हैं नीतियों के द्वारा। अब गाइस हम देखते हैं नेहरूवादी राज्य निर्देशित प्रतिमान, यानी नेहरू जी ने किस प्रकार के राज्य का निर्देशन दिया है भारत को और कौन कौन से उन्होंने रूल्स बनाए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1947 में स्वतंत्रता के पूर्व, यानी स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी, उन्होंने राज्य की समाजवादी नीति में विश्वास किया करते थे। वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो समाजवादी सोशलिज्म में बिलीव करते थे, जिसमें राज्य के द्वारा उद्योगों और व्यापार, बैंक, स्कूलों, सभी छोटी बड़ी व्यापार वाली चीज़ें जो भी हो, उन पर राज्य के नियंत्रण होगा। यानी हम सभी जानते हैं कि समाजवाद में राज्य का अधिक नियंत्रण होता है, ताकि वह सभी वर्गों को समान रूप से विकसित कर सके, सबको डेवलपमेंट दे सके, और जहाँ कोई अमीर व गरीब ना हो, सभी समान हो। वह सोशलिज्म ही है, वही समाजवाद है, जहाँ पे सब बराबर हों। राज्य के आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए केंद्रीकृत योजना को चुना, यानी कि जो देश में विकास होगा तो उसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति देने की बात की जाती, जो कि मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास की अवधारणा को बनाता है, यानी सोशलिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को बनाता है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं भारत में अपनी जनता को भोजन, खाना, रोजगार की मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित उपलब्ध कराया जाएगा और किया भी जाता है। भारत में समाजवाद का अर्थ जो है वो नेहरूवादी दृष्टिकोण के द्वारा भी देखा जा सकता है, जिसमें क्योंकि नेहरू जी ने ही समाजवाद को अपने शब्दों में व्यक्त किया था, उसे नेहरूवादी दृष्टिकोण कहते हैं गाइस हम, जिसमें उन्होंने गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और भारत के क्षेत्रीय पिछड़ेपन को समाज में समाप्त करना, यानी कि जो ये सब व्यापक है, गरीबी है, अशिक्षा, इन सबको समाप्त करना ही सोशलिज्म राज्य है। तथा अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण, स्टेट कंट्रोल की ज़रूरत समझी गई, जहाँ पे राज्य का नियंत्रण होगा। इसमें अनावश्यक आयातों को रोकना होता है, अर्थात हमें दूसरे देशों से ज़्यादा सामान नहीं लेना चाहिए, समाजवाद ये मानता है, क्योंकि जिससे अगर हम दूसरे देशों से अधिक आयात करने लगे तो इससे अपने देश में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अपने देश में ही सब कुछ उत्पादित कर पाएँ, ये कहना है समाजवाद का और हमारे नेहरू जी का भी। वह आत्मनिर्भर राज्य बने, जिसके लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करना होगा, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, एवं सरकारी निजी संगठनों के ऋण की व्यवस्था करना होगा। सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर्स को लोन भी दिया जाता है ना गाइस, जिसका समाजवाद का मुख्य उद्देश्य असमानता को ख़त्म करना ही होता है। जो देश में गरीबी के कारण या कुछ पूंजीपतियों के कारण जो असमानता व्याप्त हो जाती है, इसी को समाप्त करना होता है समाजवाद के द्वारा, जहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, गरीब अमीर कोई नहीं होता, सभी समान होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। ये है समाजवाद। राज्य के नेतृत्व वाले विकास कार्यक्रमों द्वारा प्रदान किए गए संस्थागत, यानी कि राज्य के द्वारा क्या क्या हमें प्रदान किया जाता है, लाइक इसके अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र का, गवर्नमेंट सेक्टर्स का विस्तार करना होगा, ताकि वे और सरकार का जो बाजारों और निजी आर्थिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से लोगों के हितों के लिए कार्य कर सकें। और तीसरा ये है कि देश के कठोर विदेशी मुद्रा, यानी जो हम व्यापार करते हैं दूसरे देशों के द्वारा, तो विदेशी मुद्रा भी हमारे पास आती है और आयात नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है।
नेहरू जी द्वारा औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के द्वारा भारत में सामाजिक न्याय, एक सोशल जस्टिस और अवसर की समानता होनी चाहिए, इस पर बल दिया गया ताकि उसके द्वारा समाज में सभी का विकास समान रूप से हो, है ना। मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में यही नीति अपनाई जाती है जिससे सभी का विकास, डेवलपमेंट समान रूप से, इक्वल रूप से हो। इसके लिए हमारे देश में 1951 में ही राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसके द्वारा हर 5 वर्ष में हम पंचवर्षीय योजना को देखते थे गाइस। अब तो इसका नाम बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया है, पहले ही राष्ट्रीय आयोग कहलाता था, जिसका 5 वर्ष का योजना की होती जाती थी, जिसमें सर्वप्रथम हम जानते हैं कृषि के विकास पर बल दिया गया 1951 से 1956 के भीतर। ये जो पंचवर्षीय योजना थी, कृषि पर बल दिया गया था कि कृषि में हमें विकास करना है। देश का विकास तभी हो सकता है जब कृषि का विकास हो, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में विकास पर अधिकतर बल दिया गया। दूसरा, पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के विकास पर बल दिया, यानी फैक्ट्रीज पर भी बल दिया, ताकि इस प्रकार से तब से लेकर अब तक हमारे लोगों के कल्याण के लिए कई और वैधानिक गवर्नमेंट में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं, संस्थाएं सामने आई हैं, जैसे महिला विकास आयोग, बाल विवाह निषेध आयोग, बच्चे के पोषण सहित आयोग, जैसे विभिन्न आयोगों ने संस्थाओं द्वारा देश के लोगों का विकास किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है ना। तो ये सब भी हम संस्थाएं देख सकते हैं अपने देश में। और 1948 की जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव थी, उसमें गाइस नेहरू जी द्वारा हथियार एवं गोला बनाने, इन सब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो देश के भारी उद्योग होते हैं, उन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि एक समाजवाद राज्य बना रहे, ताकि सभी के लिए हित में कार्य हो। कि पूंजीवाद में अगर हम दे देंगे ये सब, तो ये अन्याय होगा अन्य लोगों के साथ है। तो इसलिए जो हथियार एवं गोला बारूद बनाने वाले उद्योग होते हैं, मूलभूत उद्योग होते हैं, लाइक भारी उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, उर्वरक, चीनी, जो बेसिक फैक्ट्रीज भी होती हैं, वो सभी भी कागज़, सीमेंट, इन पर राज्य द्वारा नियंत्रण किया जाता है और ध्यान दिया जाता है। एवं प्रबंधन, उनका जो मैनेजमेंट है औद्योगिक, निजी, प्राइवेट एवं संयुक्त उद्योग द्वारा भी किया जाता था, यानी दोनों मिलकर भी करते थे। वह कांग्रेस हम जानते हैं 1945 में 1945 में जो है कांग्रेस द्वारा, सॉरी गाइस एक मिनट, हम थोड़ा आप पीछे चले गए। तो हम ये पढ़ रहे थे कि कांग्रेस, नेहरू जी जो हैं, उनके द्वारा कहा गया कि सरकार का राज्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, है ना, सरकार के द्वारा ही कार्य किए जाएंगे, जिसमें उन्होंने FDI, फॉरेन डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ आ जाती थी, पहले तो उन पर रोक लगा दी गई थी, ताकि हमारे देश में खुद ही विकास किया, फॉरेन को आने से मना किया जाता था गाइस पहले 1955 के समय में। परंतु हम जानते हैं कि 1991 में जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई, LPG यानी लिबरल, प्राइवेट और ग्लोबलाइजेशन की नीति जब से अपनाई गई, तब से ये प्रतिबंध हटा दिए गए, ताकि देश का अच्छे से और विकास हो सके। तो इसमें पहले तो ये नहीं था ना, पहले लोगों पे और कई देशों पे ये सब टैक्स लगाए जाते थे, ताकि कंपनी के आगमन पर रोक लगाई जाए, जिससे हम खुद ही देश में सुरक्षित रह सकें। ऐतिहासिक घटना 1956 का भी औद्योगिक प्रस्ताव था एक, जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, ताकि लोगों का सामाजिक और आर्थिक निजी को भी तैयार कर सके हम, कि नीति को तैयार करने पे बल दिया गया, जिससे दूसरी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। हम जानते हैं गाइस, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर, भारी उद्योगों पर बल दिया गया, ताकि आर्थिक विकास हो सके, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पुनर्गठन करना, तथा शहरी क्षेत्र में पूंजीवादी विकास पर बल दिया गया। शहरों का निर्माण हुआ इसी समय, कोलकाता जैसे लखनऊ, पटना, ये सारी सिटीज़ का निर्माण हुआ। एवं अर्ध समांतरी कृषि का पूंजीवादी खेती में परिवर्तन करना, जो कृषि था उसे भी हम इन्वेस्टमेंट के द्वारा देख सकते हैं उसका परिवर्तन, जैसे किसान को मजदूर के रूप में भी कार्य करना पड़ा। नेहरू के द्वारा भारी उद्योगों को 2 कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र में बना रहना चाहिए। उन्होंने रीज़न दिया है कि हमें दो कारण हैं जिसके द्वारा हमें सार्वजनिक क्षेत्रों में ना भारी उद्योगों को रखना चाहिए, ताकि निजी क्षेत्र इन पूंजी गहन उद्योगों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि नहीं, प्राइवेट के पास इतने पैसे तो नहीं होंगे कि वो इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज को चला सके, इसलिए सरकार के द्वारा ही इन उद्योगों का संचालन होगा, अर्थात भारी उद्योगों का संचालन, लाइक जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम गैस वाले जो उद्योग होते हैं, या हथियार, बालू, गोला बारूद वाले जो भारी उद्योग होते हैं, वो राज्य के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। सरकार अपने विचार, लक्ष्य को पूरा करना चाहती है ना, हर एक गवर्नमेंट अपने आइडियोलॉजीज, थॉट्स को, लक्ष्य को, एम को पूरा करना चाहती है, जिसके लिए नेहरूवादी समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया गया। नेहरू ने अपने समाजवादी को बढ़ाया। फिर आगे हम देखते हैं जनता पार्टी जो सरकार द्वारा भी 1977 में औद्योगिक प्रस्ताव अपनाया गया। उन्होंने भी उद्योगों के विकास पर बल देने की बात कही, जिसमें नीतियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बनाने की आवश्यकता को अनुभव किया, यानी हमें गवर्नमेंट की स्कीम्स को ज़्यादा
प्रमोट किया जा रहा था उस समय, जिसमें छोटे पैमाने के क्षेत्र के विकास में भी योगदान देना, लाइक छोटे उद्योगों को भी इन्होंने विकास की दौड़ में शामिल किया। जैसे हम जानते हैं कि छोटे छोटे उद्योग अगर के विकास से ही पूर्ण देश का विकास होता है। इसके अतिरिक्त उपभोग के लिए आवश्यक आपूर्ति बढ़ेगी, नहीं सभी को विशेष को पूरा किया जा सके अगर सभी अपनी योगदान देते हैं। राजीव गांधी के शासनकाल में 1984 से 1989 के नेतृत्व वाली सरकार ने भी गाइस आरक्षित क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों उद्योगों के लिए यानी फैक्ट्रीज़ के लिए दरवाजे खोल दिए इन्होंने थोड़े, ताकि देश में राज्य पर बोझ कम करने के लिए, यानी राज्य पे ज़्यादा बर्डन ना रहे, इसलिए निजी उद्योगों को भी अवसर दिए गए। वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने दृष्टिकोण में रचनात्मक होने का भी आग्रह किया। इन्होंने विश्व में शामिल होने के लिए उनकी जो चुनौतियाँ थी उनका समाधान करने के लिए रचनात्मक होने पर बल दिया गया। 7वीं योजना हम देख सकते हैं गाइस, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 के भीतर चल रही थी, उसमें परिवर्तन परिलक्षित हुआ, अर्थात उसमें चेंजेस लाने की बात कही गई कि जो पहले से चली आ रही थी नीति, जिसके द्वारा FDI नीति थी, तो उसमें परिवर्तन लाने की मांग की। 1990 के प्रारंभ में ही कांग्रेस ने खुले तौर पर आर्थिक उदारीकरण की वकालत की। उन्होंने 1990 के दशक से हम जानते हैं लिबर इकोनॉमिक की बात करी गई। तब से ही भारत में BP सिंह की सरकार चल रही थी उस समय, जिनके समक्ष सोवियत संघ का पतन हुआ, जिससे विश्व में समाजवाद को बुरा झटका लगा था, बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे कि देश में अभूतपूर्व वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ा। जब देश में समाजवाद समाप्त हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया गाइस, पूंजीवाद जीत गया, तो इससे भारत में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। और 1991 में भारत में फिर कांग्रेस सरकार का गठबंधन के साथ जो शासन वापस में आया लौटा, जिसके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे गाइस। वो बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के प्रधानमंत्री थे और शांत स्वभाव के थे, जो 1991 में 1996 तक शासन में रहे। और इन्होंने ही LPG नामक उनके शासनकाल में LPG यानी लिबरलाइज प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन नामक नीति भारत में लाया गया, जिसका तात्पर्य हम जानते हैं गाइस, लिबर उदारवादी, प्राइवेट निजीवाद और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण को भारत में लाया गया व अपनाया गया, जो कि नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानी जाती है ना। एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी ये, जिससे हमारे देश में वित्तीय मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा ये लाया गया था, जिन्होंने जो कि अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, वह वित्त मंत्री भी थे, जिन्हें बाद में प्रधानमंत्री भी बना दिया गया था, जो कि राजनीतिक कारण से होता है कि कांग्रेस के द्वारा ये एक तरीके से चाल कहा जा सकता है, राजनीतिक पॉलिटिक्स नीति के द्वारा हुआ था गाइज। जो कि हम जानते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो उनका प्रधानमंत्री के रोल में इतना अच्छी भूमिका नहीं देखी गई, बल्कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर होकर ही काफ़ी कुछ उन्होंने देश में ये न्यू नीति लाकर बहुत अच्छा परिवर्तन किया था हमारे देश में, और नई आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया, विकास को डेवलपमेंट के लिए नियोजित भी किया। नेहरूवादी राज्य ने मूलभूत उद्योगों के लिए, हम सभी जानते हैं लाइक जो नेहरू जी हैं, उन्होंने मूलभूत उद्योगों के लिए राज्य के हस्तक्षेप पर बदल दिया था और निर्देशन दिया था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो नीति है वो 1991 में नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास के दर को बढ़ाने के लिए किया गया, कि हमारी जो इकोनॉमिक पीछे रह गई है विश्व में, उसे बढ़ाने के लिए नई नीति को अपनाया गया। अतीत में प्राप्त लाभों का भी संयोजन किया गया, है ना गाइस। और इसके मुख्य उद्देश्य यही रहे कि देश में हमें समानता लानी है, विकास करना है। इसके लिए कई परिवर्तन किए गए, जैसे कि लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति की गई। यानी जब ये ग्लोबलाइजेशन का युग है तो गाइस जो देश में रुकावट डाल रखी थी यहाँ फैक्ट्रीज आने के लिए, तो उन सब पर अब खुले तौर पर देखा जाए तो लोगों के लिए गेट खोल दिया गया, दरवाज़ा खोल दिया गया एक तरीके से, कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी देश की जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आ जाती हैं, MNCs आके खोल सकते हैं और देश में लोगों को रोज़गार प्रदान कर सकते हैं और सरकार को टैक्स देकर उनका आय बढ़ाते हैं, है ना। जैसे कि हम जानते हैं ये सब निजी निवेश के MNCs को प्रोत्साहन देना, विदेशी विनिमय पर लगी रोक को हटाना तथा कीमत वितरण संबंधी MRIP अधिनियम को ख़त्म करना, ये सब हम अपने सामाजिक परिवर्तन की इस भावना के कारण ही नहीं था, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में समावेशी विकास लाने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया गया था। यह सोवियत संघ के पतन के पश्चात ही हुआ। वैश्विक परिवर्तन और द्वितीय यूरोपीय देशों के विघटन का प्रभाव था, जब विदेश में समाजवादी का जो स्टेट लेवल था जो वो घट गया, जिसने भारत के आयात और निर्यात में भुगतान संतुलन का गंभीर प्रस्तुत किया था, कि अब भारत ने भी आयात करना चालू कर दिया था। 1991 के इसी समय में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक से भारत ने ऋण लेना पड़ा था, भारत को लोन लेना पड़ा था, जिससे भारत के सरकार ने 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए उन्होंने नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं नई अर्थव्यवस्था को शुरुआत हुई।
और जिसके द्वारा लाइसेंस व्यवस्था को ख़त्म किया गया, यानी जो लाइसेंस लेना पड़ता था पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए, ताकि विदेशी व कोई भी लोग आकर कंपनी खोल सकते हैं। राज्य को टैक्स देगी, वो सरकार को टैक्स देगी तथा जनता को रोजगार प्रदान करती है, जो कि एलपीजी नीति के बाद देखी जा सकती है, जिसके अंतर्गत भारत के द्वारा आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में माना जा सकता है। लाइसेंस कोटा परिमित राज्य का खत्म कर दिया गया, यानी जो लाइसेंस देने की नीति थी उसे खत्म किया गया था। व्यापक उपायों को जारी किया गया ताकि लाभ कमाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए राज्य ने इन नीतियों को अपनाया व लाभकारी हुई है, क्योंकि रोजगार में निरंतर वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं हम बेरोजगारी खत्म हो रही है भारत में इन एमएनसीज के कारण और इस नई आर्थिक नीति के कारण, तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक प्राप्त भी कर रहा है। भारत भी अब कॉम्पिटिटर बन गया है गाइज। अब सरकार ने एफडीआई पर प्रतिबंध हटा दिया और अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को हमने विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा है, जो कि वैश्वीकरण का ही प्रभाव है ना, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि अब हम सभी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ चुके हैं। संसाधनों को बढ़ाने और उनके स्वामित्व को प्रोत्साहन करने, यानी अपने देश में संसाधनों से बढ़ाने के लिए, स्वामित्व को प्रोत्साहन करने के लिए तथा संसाधनों को बढ़ाने के शेयरों को निवेश किया जाता है, शेयर्स लगाए जाते हैं अपने देश के, जो कि 1991 के विनियमन के 15 संख्या को घटकर 8 कर दिया गया। अर्थात हम सभी जानते हैं सरकार के अग्रलिखित कंपनी को देखेगी सरकार जो है ना, अब कुछ कंपनियों को उन्होंने निजी हाथों में भी दे दिया है और बड़ी जो उद्योग होते हैं, भारी उद्योग, उन्हीं को अपने अंडर रखा। लाइक 8 कंपनियां गाइस, लाइक हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा और कोयला लिग्नाइट संबंधित जो फैक्ट्रीज है, ये सभी राज्य के कंट्रोल में है। खनिज तेल, लौह अयस्क, जिप्सम, सल्फर, सोना एवं ये सभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं खनन की, या तांबा, शीशा, जस्ता, लोम्बिडिनियम और वोल्फ्राम का खनन, परमाणु ऊर्जा के लिए अनुसूची में निर्देशित खनिज 1953 में भी ये कहा गया, और रेल परिवहन, ये सभी के सभी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सभी राज्य के अंडर में हैं। अब गाइस इसकी आलोचना भी हुई है, अतः भारत में हम देख सकते हैं जो 1991 में नीति अपनाई गई है, जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, उसकी कुछ आलोचना भी हुई है। लाइक समाज की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था जो 1947 से 1991 तक में खूब अच्छी नहीं थी। हम देख सकते हैं ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि इस देश के समय बहुत सारी चुनौतियां थी। देश नया नया ही आज़ाद हुआ था और उसी समय हमें देश से हमारा जो अलगाव हुआ था, लाइक पाकिस्तान के साथ, और भारत में हिंदुस्तान में जब बिछड़ाव हो गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हमारे को आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सभी और युद्धों का सामना करना पड़ा भारत को 1962 में चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ 2 बार, 1965 में, 1971 के युद्धों का सामना भी भारत को इसी दौरान करना पड़ा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक बिगड़ गई थी। और आपातकाल के समय में जो इंदिरा गांधी का जो क्रूर व्यवहार उन्होंने करा था, निरंकुश, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया और बहुत अन्यायपूर्ण गैर कानूनी तरीके से जो शासन किया था, उसका भी हम प्रभाव देख सकते हैं। भारतीय ज़मीन पर अस्थिरता थी और तब गरीबी हटाओ जैसे नारे भी कोई काम के नहीं थे, वो बल्कि खोखले दिखाई देते थे, जिससे काफ़ी हद तक देश में सुधार नहीं हो पाए। और थोड़ा पक्ष विपक्ष की बात करें तो गाइस 1991 में जब ये आर्थिक नीति अपनाई एलपीजी, उसने भी काफ़ी अच्छा प्रभाव तो था, स्टार्टिंग में उसका अच्छा प्रभाव पड़ा, परंतु इतना भी नहीं जितना इफेक्ट और पड़ सकता था, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए इसकी आलोचना की गई। इससे कृषि औद्योगिक आर्थिक पक्ष पर सकारात्मक असर तो पड़ा कि अब हम कृषि में टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, उद्योग इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रहा है भारत में, बेरोजगार को रोजगार की प्राप्ति हो रही है ना, अब सभी को काम मिल रहा है लोगों को, तो ये एक तरीके से अच्छा भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारा ऊपर नई आर्थिक नीति का। तो गाइस अतः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं, उपयुक्त विचारों के अध्ययन के पश्चात जो हमने 1991 की नीति, आर्थिक नीति के विषय में पढ़ा, नेहरू जी के विषय में पढ़ा, उनकी विचारधारात्मक आइडियोलॉजी को देखा, उनके समाजवादी विचारों को पढ़ा, जिसके द्वारा वो देश में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो इन सभी के अध्ययन के पश्चात हम भारत के एक विभिन्नतापूर्ण देश, हम सभी जानते हैं भारत में बहुत धर्म की, जाति की, भाषाओं की, हर एक तरह की विभिन्नता पाई जाती है, और साथ ही इसमें ऐसे में नई आर्थिक नीति का पूरा तो नहीं हो पाया उसका जो लक्ष्य था, परंतु कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं, जैसे हम भारत में गरीबी व विभिन्नता अभी भी बुंदा रहा है, अभी डेवलपमेंट
डेवलपिंग कंट्री है, यानी पूरा विकसित तो हुआ नहीं, गरीबी है भारत में, विभिन्नता भी है, जो कि समस्या है एक तरीके से देखा जाए तो। और इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा, हमारे गवर्नमेंट्स द्वारा सामंजस्यपूर्ण नीतियाँ बनाई जाती हैं, नई पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना, जो कि अब भारत विकासशील, संप्रभु व शिक्षित राज्य बन रहा है। हम देखते हैं अब एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है भारत में, इंडस्ट्रीज एरियाज़ है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे सिटीज़ डेवलपमेंट हो रहे, तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि अब भारत डेवलपिंग कंट्री है और वो एक दिन ज़रूर ही विकसित होगा। तो गाइज़ आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है, ख़त्म होता है हमें। आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड गाइज़, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कंटेंट फॉर दिस आवर एग्ज़ाम, इट्स रियली नाइस कॉन्सेप्ट टू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे आपकी और आपकी फ्रेंड्स सभी की मदद हो सके। गाइज़ मैं PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो मेक योर नोट्स एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना कल के लिए।